दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार नेपाल के परिवेश में जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के साथ जो देखा जा रहा है कि जो सरकार भ्रष्टाचारी एक तत्व के रूप में सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विकल्प जरूर आ रहा है कि देश में कोई दूसरा तंत्र होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार नेपाल में अब एक प्रकार का जन आंदोलन एक राजशाही को वापस पाने के लिए किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं कि नेपाल में एक प्रकार का पहले से ही राजशाही थी और इसके विरोध में लोगों ने काफ़ी नए एक तंत्र की मांग करते हुए दशकों तक एक संविधान की मांग भी की, जिसके अंतर्गत एक लोकतंत्र गवर्नमेंट की काफ़ी मुखालिफत की गई थी। तो इस बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज के परिवेश में जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है नेपाल में, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है और लोगों का जो विश्वास है वो डेमोक्रेसी के प्रति हटता हुआ जा रहा है। और इसी के साथ कुछ समय में ये देखने को मिल रहा है कि जो नेपाल में जो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र हैं वो शायद हो सकता है सत्ता में काबिज हो और नेपाल के पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेकर के चलाने की कोशिश करने लगे। तो कहने का अर्थ यह है कि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ समय में कहीं ना कहीं जो आंदोलन देखने को मिल रहा है उसमें राजा के समर्थक काफ़ी आ गए हैं। पहले से ही कुछ राजावादी पार्टीज़ थी, रॉयलिस्ट पार्टीज़ थी जो पूरा सपोर्ट करती थी राजशाही को, और वह आज की डेट पे सरकार को घेरने के लिए, जो आज केपी ओली गवर्नमेंट है उसको घेरने के लिए कहीं ना कहीं एक अलग ही तंत्र की मांग करने में लगे हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो नेपाल के केस में दो सिस्टम उसके पास पहले से ही हैं, पहला राजशाही और उसके बाद कुछ चेंजेस के लिए देखा जाए तो उन लोगों ने डेमोक्रेसी का भी हाथ थामा। तो अगर इस परिवेश को हम थोड़ा सा अगर भारत की तरफ से देखने की कोशिश करें तो भारत में कोई दो ऑप्शन नहीं है। पहले से ही देखा जाए तो लोकतंत्र की ही मांग थी यहाँ पे, और भारत में पूरी तरीके से आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कार्यरत है। और अगर नेपाल के केस में देखा जाए तो नेपाल के पास इस सिचुएशन में, नेपाल के पक्ष में देखा जाए तो आज की डेट में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी तंत्र जो डिसेंट्रलाइज मैनर में कहीं ना कहीं जो नेपाल को नुकसान करते हुए देख रहे हैं और लोगों का भी एक प्रकार से जो गुस्सा फूट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नेपाल के राजतंत्र के जो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र हैं उनको सत्ता पे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है वो राजतंत्र में, सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि जो यहाँ पे जो राजतंत्र में जो राजा बनते हैं वो बाय डिसेंट बनते हैं और ये जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ता जाता है। एक राजा, उसका बेटा राजा, ऐसे करके वो बाय हायरार्कियल मोड में राजा बनते हैं। हम राजा ज्ञानेंद्र के बारे में बात करें तो राजा ज्ञानेंद्र राजा बन सकते हैं, इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस में जो उनकी जो लास्ट स्पीच थी उनमें भी या उन लोगों उसमें भी या उन्हें साफ किया है कि उनने सत्ता का हस्तांतरण किया है, ना कि सत्ता को एक प्रकार से पूरी तरीके से जो डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो चलाएगी। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग न करते हुए उनने सिर्फ यही कहा है, मैंने सत्ता का हस्तांतरण किया है जनता के कहने पे। और जो राजा ज्ञानेंद्र के जो बेटे हैं पारस, वो पहले से ही काफ़ी नशाखोर और काफ़ी उत्तेजित ख्याल के और काफ़ी लोफर किस्म के व्यक्ति हैं, जो एक प्रकार से अपने रॉयलिस्ट स्टारडम कह लें या रॉयलिस्ट जो उनका तरीका है उनको कहीं ना कहीं वो मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हायरार्कियल मोड में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा लूप होल है कि राजा ज्ञानेंद्र के जो बेटे हैं पारस, वो कहीं ना कहीं आगे इस प्रथा को आगे लेकर के नहीं जा सकते। परंतु एक आशंका जनता के दिमाग में ज़रूर है कि राजा शायद नेपाल में वापस आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें लास्ट जब राजा ज्ञानेंद्र जो अपनी गद्दी छोड़ रहे थे उनने क्या कहा। मैं आपके समक्ष वो वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसका पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके आगे की बात करेंगे। मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु। शाह वंशको विरासतको रूपमा
रहेको श्रीपेज र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने साफ साफ यह कहा है, कहीं ना कहीं हस्तांतरण इस सत्ता का हुआ था और वो यह भी कहते हैं कि अगर जनता कहेगी तो राजा शायद वापस आ सकता है। और राजा ज्ञानेंद्र ही नहीं, जो रॉयलिस्ट परिवार है नेपाल के, शाह डायनेस्टी, उनके संपर्क काफ़ी अच्छे हिंदू संगठन जो भारत में हैं उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो सकता है कि भारत के कुछ हिंदू संगठन या भारत का कुछ शासक वर्ग जो हिंदूवादी हैं वो कहीं ना कहीं जो रॉयलिस्ट डायनेस्टी है नेपाल की, उन्हें वापस गद्दी पे काबिज करने की कोशिश में लग गए हैं। और दोस्तों, कुछ साल पहले राजा ज्ञानेंद्र का इंटरव्यू नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम बानियान जी ने भी किया था और उसके अंतर्वार्ता के अंतर्गत यह उनने राजा ज्ञानेंद्र ने इस बात का इंडिकेशन ज़रूर दिया था कि अगर जनता मांग करेगी तो देश में कहीं ना कहीं राजशाही वापस लौट सकती है। और कुछ ऐसे तत्व और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन नेपाल में जो कार्यरत हैं वो कहीं ना कहीं आज भी रॉयलिस्ट हैं और मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ पार्टी जैसे राप्रपा हो गई, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, और जो कुछ ऐसे जो गुट हैं जो नेपाल आर्मी में हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज भी राजा को सपोर्ट करते हैं। और उनका जो मत है वो लोकतंत्र के शासन में नहीं है। और उनका ऐसा भी मानना है, कुछ ऐसे लोग जो नेपाल में रहते हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि पहले तो एक राजा था जिसको हम पूरी तरीके से एक उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत देख रहे थे, परंतु आज तो पूरे के पूरे पार्लियामेंट में जितने सदस्य हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं। तो कहना यह चाहिए कि क्या इन जो रिप्रेजेंटेटिव है इन पे पूरी तरीके से क्या अकाउंटेबिलिटी क्या ये दिखा पा रहे हैं, क्या ये जनता को सच्चाई पेश कर रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, इसका सबूत तो नहीं मिलता। तो यह कहें कि नेपाल में राजशाही आ रही है या आने वाली है, तो कुछ समय में हो सकता है दोस्तों इसका कुछ परिणाम आपको देखने को मिल जाए। पर कुछ ना कुछ लहर आज की डेट में बनी हुई है कि हो सकता है कि नेपाल के जो पूर्व राजा हैं वो वापस आएँ। और राजा वापस अगर आते भी हैं तो जो पुरानी जो मॉडल के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, ऑब्वियस ही बात है कॉन्स्टिट्यूशन में तो राजा का कोई नाम नहीं है, परंतु अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर साइड रख दिया जाए, जिस पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो चाहे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को वापस भी ले सकती है, ऐसा नियम होता है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन वापस ले लिया गया और राजा को एज अ हेड ऑफ स्टेट के रूप में वापस ले आए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी यहाँ पे काबिज हो सकती है। और इसके वर्ल्ड एक्सपेक्ट में बात करें तो दोस्तों, जिस देश ने पूरे देशों में पूरा राज किया जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, तो आज भी उस देश में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही कार्य कर रही है। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि वहाँ पे आज भी रानी है, राजा है, और उस देश को सिर्फ एक प्रकार से जो इंडिकेट करने का काम कर रहे हैं वो राजा कर रहे हैं, और चलाने वाले जो हैं, देश को चला रहे हैं, वो वहाँ की पार्लियामेंट चला रही है। तो जिस देश ने पूरे देश में राज किया और हर देश में एक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया कि डेमोक्रेसी आप अपने देश में लगाइए, पर उसी देश ने कभी भी अपने देश में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया। वहाँ पे आज भी रानी राजा क्यों हैं? तो ये खोज का विषय है, यहाँ खोज होनी चाहिए। और हर देश को अपने सिस्टम को अपने हिसाब से ही मोल्ड करते हुए अपने देश में चलाना चाहिए, लगाना चाहिए। इस चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता होता है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जैसे कि कौन सा मॉडल किस देश के लिए सटीक है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जो एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है नेपाल के केस में कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो लोकतंत्र है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं तरीके से फेल हो गया है। तो हो सकता है कुछ समय आपको देखने को मिल जाए कि हो सकता है नेपाल में राजा आ जाए, क्योंकि अब भारत में भी कहीं ना कहीं जो है वो हिंदू तत्व, हिंदू मान्यता को सपोर्ट करने वाले सत्ता पे काबिज हो गए हैं। और हो सकता है कि वो नेपाल के एक्सपेक्ट में भी नेपाल के अंदर एक राजा का प्रबंध करने की कोशिश में लग जाएंगे। जो एक मान्यता है और जो लोगों का जो सपोर्ट है वो राजा की तरफ आ रहा है, डेमोक्रेसी की तरफ जो पहले था। लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, लोग परेशान हैं और वो एक नए सिस्टम की मांग करने में लगे हुए हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।